हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी में। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन निकाली है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 के लिए, जिन्होंने उसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए वैकेंसी निकाली है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए निकाली है और मेटेरोलॉजी एंट्री। ये जो इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट होगा 15 जून 2020 से और एंड होगा 14 जुलाई 2020 को। नीचे दिए गए जो दो लिंक हैं इन पे आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन 15 जून से। मैं खाली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें बताऊंगा। इसका जो टेस्ट है वो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करेगा। अब ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है। पहली जो एंट्री है वो एफकेट एंट्री है। इसमें कौन कौन सी ब्रांच है? फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। इसमें पहले हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करेंगे। फ्लाइंग ब्रांच में एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। पहले आपको मैं बताऊंगा ये पीसी और एसएससी होता क्या है। पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन, जिसमें अगर कोई ऑफिसर है उसको तब तक सर्विस करनी पड़ती है जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता। मतलब अगर उसकी 14 साल 15 साल सर्विस हो गई, उसकी फिर एक्सटेंड भी हो सकती है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी हालत को देख के। लेकिन जो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है फॉर मैन एंड वुमेन, इसमें खाली आप 14 ईयर्स के लिए सर्विस कर सकते हो। 14 सर्विस के लिए सर्विस कर सकते हो और वो 14 से 14 साल के बाद वो एक्सटेंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें खाली 14 साल की आप सर्विस कर सकते हो, लेकिन जो परमानेंट कमीशन है उसमें आप 14 साल से ज़्यादा आपकी सर्विस हो सकती है। ठीक है, ऊपर जहाँ जहाँ भी पीसी या एसएससी आएगा आप समझ जाना ये क्या है। हाँ, मैं फ्लाइंग ब्रांच की बात कर रहा था। एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें 74 वैकेंसीज़ हैं एसएससी की। हाँ, फिर है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है। इसमें क्या है? पीसी फॉर मैन और एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। इसमें आप एक बात देखिए, इसमें पीसी फॉर मैन के लिए, लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो फॉर बोथ मैन एंड वुमेन है। इसमें एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें 66 वैकेंसीज़ हैं। परमानेंट कमीशन के लिए 40 और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 26। फिर दूसरा नीचे है मैकेनिकल, एरोनॉटिकल मैकेनिकल। इसमें टोटल 39 वैकेंसीज़ हैं। पीसी के लिए 23 और एसएससी के लिए 16। फिर उसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन आता है, जिसमें पीसी फॉर मैन है। आप इसमें सब में देखेंगे परमानेंट कमीशन मैन के लिए और एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन बोथ हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 39 सीट्स हैं, जिसमें पीसी के लिए 23, एसएससी के लिए 16 है। एजुकेशन में भी पीसी के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं और एसएससी के लिए भी 8 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में आपको पता है पीसीसी फॉर मैन, एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। इसमें जो है 10% सीटें जो है ना आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसीज, जो कि 10% सीटें आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसीज हैं, वो पीसी के लिए होती है। ठीक है, और 10% सीटें आउट ऑफ जो एफकेट हैं वो वैकेंसीज होती है एसएससी के लिए। फिर है मेटेरोलॉजी एंट्री। इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच है, पीसी फॉर मैन ये आपको मैंने पहले बताया। और इसमें टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं। परमानेंट कमीशन के लिए 10, एसएससी के लिए 12। हाँ, इसके बाद में खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पे। हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में पहली बात ये है आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद एज, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज है वो बिटवीन 20 और 24 होनी चाहिए। ठीक है, 20 से 24 साल तक होनी चाहिए आपकी एज। और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए है उसके लिए आपकी एज 20 से 26 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब या आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, उसका क्या
उसकी क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। अगर अगर किसी कैंडिडेट की, किसी बंदे की एज 25 ईयर्स से कम है तो अनमेरिड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कोर्स। ठीक है, 25 साल से या 25 साल से कम की उम्र हो तो बंदा अनमेरिड होना चाहिए, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए। अगर किसी की 25 ईयर्स से ज़्यादा एज है, अगर 25 ईयर्स से किसी की ज़्यादा एज है और उसकी शादी हो चुकी है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, आया आपको बात समझ में। मतलब अगर आपकी एज बिलो 25 है तो आपकी शादी नहीं, मतलब आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो फिर अगर आप शादीशुदा भी होगे तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद है DOB, आपकी हायर सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन 12th, या आपकी जो किसी भी यूनिवर्सिटी ने दी होगी आपकी डिग्री में वो चलेगी। उसके बाद क्या है, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या आता है, जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें आपको जो 12th में, आपने 12वीं में आपको मैथ्स में 50% होनी चाहिए और फिजिक्स में 50% होने चाहिए। ठीक है, ये जो इससे पहले निकली हुई नोटिफिकेशन, जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन थी 2019-18 में, उसमें मैथ और फिजिक्स में 60% उन्होंने रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने 50% रखा है। इस बात को, इस पॉइंट को आप याद रखें। आपकी मतलब मिनिमम 50% होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स में 12वीं में। ठीक है, हो गई ये बात। उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री। आपने चाहे BTech किया हो, ग्रेजुएशन की हो, कुछ भी, किसी में भी ग्रेजुएशन की हो, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, उसमें आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है जो एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें क्या है, कैंडिडेट को, कैंडिडेट ने जो 12वीं पास की है उसमें मैथ और फिजिक्स में 50% होनी चाहिए, मैथ और फिजिक्स में 50% होनी चाहिए। ठीक है, और उसके पास कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने लिखा है 4 इयर्स डिग्री। ठीक है, 4 इयर्स डिग्री, मतलब इसमें 3 साल वाली डिग्री नहीं चलेगी। ठीक है, इसमें 4 साल की आपकी डिग्री चल, जैसे BTech की डिग्री है, बहुत सारी डिग्री है जो 4 साल की आती हैं, वो इसमें आपको होनी चाहिए। नीचे आपको बहुत सारी डिग्री का नाम भी दिया गया है जो 4 साल की होती है। ठीक है, इसमें और इसमें ये फ़र्क, इन दोनों में ये फ़र्क है। इसमें अगर 3 साल की डिग्री होगी तो भी चलेगा, लेकिन इसमें 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। ठीक है, इसमें भी आपको 12वीं में आपको 50% होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ में, और आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन 4 साल की होनी चाहिए आपके पास। नीचे दी गई बहुत सारी जो डिग्रियाँ जो 4 साल की होती हैं, ये भी आप इनमें से आपके पास कोई भी हो या इसके बगैर भी कोई हो जो 4 साल की होती है। उसके बाद आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। हाँ, इसमें आपको इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें 12वीं में आपको इन्होंने नहीं रखा है मैथ या फिजिक्स, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। इसमें आपको इन्होंने खाली ये रखा है कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, और जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की भी हो सकती है। ठीक है, इसमें 4 साल का इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला आपके पास मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 60% होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन। इसमें भी उन्होंने 12वीं पास रखा है, इसमें उन्होंने मैथ या फिजिक्स का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 50% होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी 50% होनी चाहिए, या आपके अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें 60% होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% होनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी ब्रांच हो, 60% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके बाद है मेटेरोलॉजी। इसमें क्या है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट, बहुत सारे जो नीचे लिखे हैं। विथ मिनिमम आप 50% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट में। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नीचे जो नाम दिए गए हैं इनमें किसी में भी, इसमें आपको PG होना चाहिए,
आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स और मैथ लिया है पीजी में, कम से कम आपको उसमें 55% होने चाहिए। आई बात आपको समझ में? अगर आपने फिजिक्स और मैथ लिया है पीजी कोर्स में, तो उसमें 55% होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स में भी 55%, मैथ में भी 55%। लेकिन अगर आपने कोई और सब्जेक्ट लिया है पीजी में, उसमें मैथ और फिजिक्स नहीं, तो आपके बस 50% होनी चाहिए। जो नीचे दिया गया 2 सीट्स रिजर्व होती हैं ग्राउंड ड्यूटी में, जो कि लास्ट स्टूडेंट होते हैं। इसको छोड़ो, फिर जो नीचे इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये 2 लिंक से आप इन पे अप्लाई कर सकते हो 15 जून के बाद। हाँ, ये जो फॉर्म भरना है ना, इसका अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है एफकेट के लिए, वो मैं बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। मैं वो डालूंगा पूरा, आपको मैं फॉर्म फिल करके बताऊंगा किस जगह पे क्या लिखना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। हाँ, एग्ज़ामिनेशन फ़ी एफकेट के लिए, एफकेट के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी वो 250 रुपये है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस कहाँ गया इसका सिलेबस, हाँ, हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस एफकेट के लिए। एफकेट के लिए इसमें आपको 2 एग्ज़ाम होंगे। एक होगा ये वाला एग्ज़ाम एफकेट का, जिसमें आपको ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन और दूसरा एग्ज़ाम होगा ये, मतलब जिस टेक्निकल सब्जेक्ट में आपने डिग्री की होगी उसका अलग होगा, ठीक है। आपको आई बात समझ में? पहला जो है ये आपका एफकेट का एग्ज़ाम, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये आपका अलग से एग्ज़ाम होगा। आपके पास आपको 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो इसको एग्ज़ाम होगा, और दूसरा जो आपने डिग्री की होगी उसके रिलेटेड आपका एग्ज़ाम अलग से होगा, ठीक है। 2 एग्ज़ाम हो गए आपके। पहले एग्ज़ाम के मैक्सिमम मार्क्स 300 है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 है। दूसरे एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 है और मैक्सिमम मार्क्स 150 है। हाँ, मार्किंग स्कीम इसमें ये है, अगर आपने अगर आपने एक आंसर ठीक दिया होगा तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या और अगर आपने कोई इनकरेक्ट आंसर दिया है तो उसका 1 मार्क्स डिटेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रखा है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका ये बात समझ में? आपको इसमें यही करना है। आपको ऐसे नहीं सबको, अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता आप उसको भी टिक मारोगे। आपको वही क्वेश्चन करना है जिसका आपको आंसर पता हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स हैं, हर गलत आंसर के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स है। उसके बाद हाँ, मैं इंग्लिश उसको थोड़ा सिलेबस को आपको दिखाऊंगा। इंग्लिश का सिलेबस ये है: कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग करेक्ट वर्ड, synonyms, antonyms, testing of vocabulary, idioms and phrases. उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सब ईजी है, इतना मुश्किल ही नहीं है। जिसने बीटेक किया होगा उसने उसको ना ये सब आता होगा, ठीक है। या अगर किसी ने गेट के लिए प्रिपरेशन की होगी उसने ये सब पढ़ा होगा, उसके लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी, बाकी स्टैंडर्ड आप देख लो, बस उतना कुछ है नहीं इसमें। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें नहीं, बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस करो। थैंक यू वेरी मच।